हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का प्रश्नावली 3.6 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 2 में जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करिए और फिर उनका हल ज्ञात करिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको जो समस्या दी गई है, सबसे पहले उसे रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करना है, फिर उनका हल ज्ञात करना है। चलिए, फर्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसका स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर क्या मान लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी स्थिर जल में जो ऋतु का स्पीड है क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए, प्रश्नानुसार अगर हम चलें तो प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है कि जो ऋतु है ना, वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको समझना है कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल आप एक बात ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये धारा की चाल है, ठीक है, ये आपकी धारा की चाल है। क्या है आपका धारा की चाल, y किलोमीटर पर आवर, और जो ऋतु है ना, ये धारा के दिशा में ही, अनुकूल का मतलब हुआ एक ही दिशा में, और ऋतु भी इसी दिशा में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रही है। तो जब धारा की दिशा में वो चलेगी ना, तो उसका जो चाल अपना है वो तो उसका रहेगा ही, और साथ ही साथ जो धारा की चाल है ना, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर ऋतु 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रही है और धारा की चाल उस टाइम पे 2 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 1 घंटे में टोटल 7 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, यानी 7, उसका जो धारा के अनुकूल जो चाल हो जाएगा वो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका खुद का चाल और प्लस धारा का चाल दोनों ऐड हो जाएगा। यानी धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो गई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, इसमें आपको समय कितना दिया गया है, समय आपका 2 घंटे दिया गया है, समय बराबर 2 आवर्स। ठीक है, और आपको दूरी क्या दिया गया है, 20 किलोमीटर दूरी दिया गया है आपको, 20 किलोमीटर। और आप जानते हैं कि समय, दूरी और चाल में संबंध क्या होता है। समय, दूरी और चाल में संबंध होता है कि समय गुने चाल बराबर, या चाल गुने समय बराबर दूरी। यही तो होता है, चाल गुने समय बराबर दूरी। अब इसमें मान पुट करके आप समीकरण निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे चाल के स्थान पे चाल का मान क्या है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई गुने समय है आपका 2 बराबर दूरी दिया गया है 20। इसी प्रकार से देखिए, इधर प्लस गुने 2 है, इस साइड में आएगा तो बटे 2 होगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 2। तो 2 से 10 बार में कटेगा, यानी लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका समीकरण 1 निकल के आया। ठीक है, इसी प्रकार से आप समीकरण 2 देखिए, इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार आपको देखिए, समीकरण 2 में आपको क्या दिया गया है, ने आगे प्रश्न में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, मतलब जो धारा की दिशा है ना, उसके प्रतिकूल ऋतु चल रही है। ठीक है, तैर रही है। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर, ऋतु की चाल क्या होगी, तो जो ऋतु की अपनी चाल है ना, उसमें जो धारा की चाल है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यानी मान लो ये धारा की चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, और ऋतु इस साइड में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रही है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर वो आगे बढ़ेगी, लेकिन धारा उसको 2 किलोमीटर पीछे कर देगा, यानी 3 किलोमीटर पर आवर उसका क्या रहेगा, स्पीड रहेगा।
यानी जब धारा की विपरीत दिशा में वो चलेगी ना, तो जो धारा की चाल है वो उसमें माइनस हो जाएगी, ठीक है। यानी धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसमें समय कितना दिया गया है आपको, समय 2 घंटे और दूरी दिया गया है 4 किलोमीटर। समय है आपका 2 घंटे, समय बराबर 2 आवर्स, और दूरी इसका दिया गया है आपको 4 किलोमीटर। तो यहाँ से आप रिलेशन जानते हैं कि चाल गुने समय बराबर दूरी, चाल गुने समय बराबर दूरी। तो इसमें मान पुट करिए। देखिए चाल का मान क्या है, x माइनस वाई गुने समय कितना दिया गया है आपको 2 बराबर दूरी है आपका 4। यानी x माइनस वाई बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4/2। तो 2 से 2 बार में कटेगा, यानी x माइनस वाई बराबर निकल गया आपका 2। ये आपका समीकरण 2 निकल के आया। अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 निकल के आया है x माइनस वाई बराबर 2। अब आप क्या करिए, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, तो लिखेंगे समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। अब चूंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये y से y कटेगा, यानी देखिए x कितना हो गया, x 2x बराबर 10 2 12, ठीक है। यानी 2x बराबर 12। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या होगा, 12/2, तो 2 छक 12, यानी x बराबर निकल के मान आ गया 6, ठीक है। और आपने x माना है किसको, देखिए आपने x माना है स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल को माना है आपने x। तो यहाँ लिखेंगे स्थिर जल में आपने x माना है, स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर क्या निकल के आ गया आपका, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 2 है। तो इसमें x के स्थान पे 6 रखिए मान, तो रखेंगे x के स्थान पे 6 माइनस वाई बराबर 2। इधर तो देखिए इधर प्लस 2 है, इस साइड आएगा तो माइनस 2 होगा। 6 माइनस 2 बराबर y, तो y बराबर क्या निकल के आ गया आपका 4। और आपने y माना है किसको, देखिए आपने y माना है धारा की चाल को, तो धारा की चाल y माना है, तो और y का मान यहाँ से 4 निकल के आया। तो इस प्रकार से धारा की चाल क्या हो जाएगी, इस प्रकार से धारा की चाल बराबर क्या निकल के आ गया आपका, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर और स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। यानी आपसे पूछा गया है कि अकेली महिला कितना समय लेगा और अकेला पुरुष यानी एक पुरुष कितना समय लेगा। तो आप मान लीजिए, माना कि अकेली महिला के द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन, ठीक है। एक महिला इस कार्य को कंप्लीट कितने दिनों में करती है, x दिनों में। इसी प्रकार से लिखेंगे एक पुरुष यानी अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन, ठीक है। यानी हमने मान लिया कि एक अकेली महिला इस काम को x दिनों में कंप्लीट करती है और एक अकेला पुरुष इसको y दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक पुरुष के द्वारा या एक महिला के द्वारा एक दिन का कार्य क्या होगा, ध्यान से समझिए। एक महिला पूरे कार्य को x दिनों में कंप्लीट करती है, तो एक दिन में वो कितना कार्य करती होगी, 1/x। यानी एक महिला के द्वारा एक दिन का कार्य क्या निकल के आ गया आपका, 1/x। इसी प्रकार हम पूछे आपसे कि एक पुरुष के द्वारा एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य। तो आप कहोगे पुरुष पूरे कार्य को कंप्लीट y दिन में करता है, ठीक है।
तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, तो 1/y। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक महिला के द्वारा एक दिन का कार्य और एक पुरुष के द्वारा एक दिन का कार्य निकाल लिया। ठीक है, आप प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न से चलिए। प्रश्न अनुसार क्या हम देख रहे हैं कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदों के काम को साथ साथ 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यानी जो आपका पहला समीकरण निकल के आएगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए 2 महिलाएं हैं, ठीक है, 2 महिलाएं और कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष। ठीक है, ये कंप्लीट काम को कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में। ठीक है, 4 दिनों में पूरे काम को कंप्लीट कर देते हैं, मतलब पूरे काम को हम एक मानते हैं। ठीक है, तो पूरे काम यानी एक काम को कंप्लीट कर देते हैं 4 दिनों में। कितने महिलाएं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम पूछे आपसे कि एक महिला का एक दिन का कार्य है 1/x, तो 2 महिलाएं का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो आप कहोगे 2 गुने 1/x। बात आए समझ में। इसी प्रकार से हम पूछ रहे हैं कि एक पुरुष का एक दिन का कार्य है 1/y, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो आप कहोगे 5 गुने 1/y। ठीक है, यानी ये जो निकल के आया ना, ये आपका 2 महिलाएं और 5 पुरुष का एक दिन का कार्य निकल के आया। कितने दिन का, एक दिन का कार्य। ठीक है, जो ब्रैकेट में बंद है। तो ये एक दिन में इतना कार्य हुआ, लेकिन इन्होंने यानी 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके कितने दिन काम किए हैं, 4 दिन। तो एक दिन का कार्य ये है, तो 4 दिन का कार्य निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे, यानी 4 गुने एक दिन का कार्य, तब जाके ये पूरे कार्य कंप्लीट होता है, मतलब पूरे कार्य एक हो पाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या समीकरण निकल के आया आपका, 4 ब्रैकेट में 2/x प्लस 5/y बराबर 1। तो यहां से लिखेंगे 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। ठीक है, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। बात आए समझ में। इसी प्रकार से आगे कह रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए लिखिए, इसी प्रकार आपको दिया गया है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर इसको कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 3 दिनों में। यानी 3 महिलाएं प्लस 6 पुरुष ये मिलके इसको कंप्लीट करते हैं 3 दिन में पूरे कार्य को। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक महिला का एक दिन का कार्य क्या है, 1/x है, तो 3 महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा, 3 से गुना होगा। इसी प्रकार से एक पुरुष का एक दिन का कार्य है 1/y, तो 6 पुरुष का एक दिन का कार्य 6 गुने 1/y, और ये एक दिन का कार्य है, तो ऐसे ये इन्होंने 3 दिनों तक कार्य किया है, तो 3 से गुना करेंगे तब जाके कार्य कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी यहां से समीकरण क्या निकल के आएगा, 3 ब्रैकेट में 3/x प्लस 6/y बराबर 1। यहां से लिखेंगे 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करिएगा कि सबसे पहले हम इसे रैखिक समीकरण के युग में लाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले रैखिक समीकरण के युग में लाइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। हमने 1/x को m मान लिया और 1/y को n मान लिया। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को रैखिक समीकरण के युग में लाइए। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 2/x को 2 गुने 1/x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 5/y को लिखेंगे 5 गुने 1/y बराबर 1/4। ठीक है, अब हम 1/x के स्थान पे m और 1/y के स्थान पे n रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 गुने m। देखिए 1/x के स्थान पे हमने m रख दिया, तो 2 गुने m प्लस 5 गुने 1/y के स्थान पे n रखिए, तो 5 गुने n बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए क्या निकल के आया आपका 2m प्लस 5n बराबर 1/4। इधर 4 भाग में इधर गुना होगा, यानी 4 दूनी 8m प्लस 5 चौक 20n बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक है, ये आपके रैखिक समीकरण के युग में आ गए। ठीक है, रैखिक समीकरण के रूप में आ गए। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 को आप रैखिक समीकरण के रूप में लाइए। लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। यही है ना। आप इसमें हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/x को 3 गुने 1/x
प्लस 6/y को लिखेंगे 6 गुने 1/y बराबर 1/3। अब हम 1/x के स्थान पे m और 1/y के स्थान पे n रखते हैं, तो क्या होगा 3 गुने m प्लस 6 गुने n बराबर 1/3। गुना होगा तो क्या होगा 3m प्लस 6n बराबर 1/3। 3 इधर भाग में है, इधर गुना होगा, यानी 3 तिहाई 9m प्लस 6 तिहाई 18n बराबर 1। ठीक है, ये आपका समीकरण 4 निकल के आ गया। अब ये समीकरण 3 और 4 जो है ये रैखिक समीकरण के युग्म बन गए। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि से, अगर आपकी इच्छा है कि हम वज्र गुणन विधि से करें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे विलोपन विधि सबसे आसान होता है हमको जहां तक लगता है। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 3 क्या है आपका 8m प्लस 20n बराबर 1। समीकरण 3 है आपका 8m प्लस 20n बराबर 1 और समीकरण 4 क्या है आपका 9m प्लस 18n बराबर 1। 9m प्लस 18n बराबर 1, ये आपका समीकरण 3 है और ये समीकरण 4। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होगा कि किसी एक चर के मान को आपको इलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं m को इलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ m का कोफिशिएंट 8 है और यहाँ पे m का कोफिशिएंट 9 है। तो 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा 72। तो 8 में 9 से गुना करना पड़ेगा 72 लाने के लिए और 9 में 8 से गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं 8 9 का एलसीएम निकालते हैं। 8 9 का एलसीएम 72 आया। तो 72 लाने के लिए समीकरण 1 में m का गुणांक 72 लाने के लिए हम क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में m का गुणांक 72 लाने के लिए हम समीकरण 4 में 8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे समीकरण 3 में 9 से एवं समीकरण 4 में 8 से गुना करके 8 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, गुना करके क्या करने पर घटाने पर। तो देखिए समीकरण 3 में 9 से गुना करिएगा तो क्या होगा 9 ठी 72m प्लस 20 नमा 180n बराबर 9 इकाई 9। ठीक है, फिर 8 से गुना करिएगा समीकरण 4 में तो क्या होगा 9 ठी 72m प्लस 18 गुने 8 करने पे 144 आएगा, यानी 144n बराबर 8 इकाई 8। अब देखिए चूंकि घटा रहे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस 72 है तो ये होगा माइनस, प्लस 144 है तो ये माइनस 144, ये प्लस 8 है तो होगा माइनस। ठीक है, ऊपर देखिए प्लस 72 से माइनस 72 कैंसिल होगा। 180n में 144n माइनस करने पे कितना आएगा आपका 36n बराबर 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1, यानी n का मान क्या निकल के आ गया आपका 1/36। n बराबर निकल के आ गया 1/36। अब आप इस n के मान को समीकरण 4 में रख के m का मान निकाल लीजिए। लिखेंगे समीकरण 4 में n का मान रखने पर देखिए समीकरण 4 क्या है आपका 9m प्लस 18n बराबर 1। तो इसमें n के स्थान पे 1/36 रखिए, तो लिखेंगे 9m प्लस 18 गुने n के स्थान पे 1/36 बराबर 1। यहाँ देखिए 36 और 18 कैंसिल आउट होगा, 18 का ही 18, 18 दूनी 36, यानी क्या निकल के आ गया आपका 9m प्लस 1/2 बराबर 1। ठीक है, तो लिखेंगे 9m बराबर, इधर प्लस 1/2 है, इस साइड आएगा तो माइनस 1/2 होगा, यानी 9m बराबर इसका एलसीएम 2 होगा, यानी 2 माइनस 1 करने पे मान कितना आएगा 1/2, यानी 9m बराबर 1/2। तो m का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी 1/2 गुने 9, यानी m का मान निकल के आ गया 1/18। m बराबर क्या निकल के आ गया आपका 1/18। अब आप ध्यान से देखिए आपने n और m किसको माना है, n और m किसको माना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे आप देखिए n और m हमने माना है, 1/x को हमने m माना है और 1/y को हमने n माना है। लिखेंगे 1/x बराबर हमने m माना और 1/y को हमने n माना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n और m का मान इसमें पुट करिए, तो लिखेंगे 1/x बराबर m के स्थान पे रखिए मान, तो m का मान है 1/18, तो m के स्थान पे रखेंगे 1/18, चूंकि m बराबर क्या निकल के आया है आपका 1/18 निकल के आया है। तब यहाँ से क्रॉस गुना करिएगा तो क्या होगा मान x बराबर 18। ठीक है, x बराबर क्या निकल के आ गया आपका इस प्रकार से 18। और आपने x माना है किसको, देखिए प्रारंभ में हमने x माना है कि अकेली महिला के द्वारा लिया गया समय को। ठीक है,
यानी अकेली महिला के द्वारा लिया गया समय को हमने x माना है और अकेले पुरुष के द्वारा लिए गए समय को हमने y माना है। तो यहाँ लिखेंगे जो x का मान 18 आया है ये क्या है, अकेली महिला के द्वारा लिया गया समय बराबर 18 दिन। ठीक है, अकेली महिला के द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 दिन। और 1/y को हमने n माना है तो लिखेंगे 1/y बराबर n का मान क्या निकल के आया है आपका 1/36। n का मान 1/36 रखेंगे इसमें, चूंकि n बराबर क्या निकल के आया है आपका 1/36। अब देखिए 1/36 मान रखने पे यहाँ पे क्रॉस गुना करिएगा, इसको क्या होगा y बराबर 36। ठीक है, और आपने y माना है किसको, तो आपने y माना है अकेले पुरुष के द्वारा लिया गया समय को। तो यहाँ y के नीचे लिखेंगे अकेले या अकेला पुरुष के द्वारा लिया गया समय बराबर कितना निकल के आ गया आपका 36 दिन। ठीक है, यानी अकेली महिला के द्वारा लिया गया समय बराबर 18 दिन और अकेले पुरुष के द्वारा लिया गया समय बराबर 36 दिन। यही दोनों इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात आए समझ में। आप आराम से प्रश्न को पहले एक बार कंप्लीट देखिए वीडियो और फिर खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्या होगी। आपको इसमें रेलगाड़ी और बस की चाल पूछा गया है। तो मान लीजिए माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल हम मान लेते हैं बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया और बस की चाल हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। और प्रश्न में टोटल दूरी कितना दिया गया है आपको 300 किलोमीटर। देखिए अगर प्रश्न से चलते हैं या प्रश्नानुसार टोटल दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, और इस 300 किलोमीटर की दूरी को जो रूही है वो कैसे तय करती है, कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से। तो पहला कंडीशन में वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी जो है वो बस से तय करती है। तो अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया है तो शेष दूरी क्या होगा, तो आप कहोगे 60 इसमें माइनस कर लीजिए, यानी 240 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो बस के द्वारा तय की गई। ठीक है, किसके द्वारा, बस के द्वारा। और टोटल टाइम लगा इसको कितना, कुल समय लग गया इसको 4 घंटे, टोटल टाइम लग गया 4 आवर्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर इसको हम समीकरण के रूप में लाएं तो देखिए रेलगाड़ी के द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय किया गया और रेलगाड़ी की चाल है x, तो यहाँ से समय क्या लगेगा, रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर और दूरी इन्होंने 60 किलोमीटर तय किया है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो आप कहोगे दूरी है 60 अब बटे चाल है x, यानी 60/x। इसी प्रकार से 240 किलोमीटर की दूरी बस के द्वारा तय किया गया और बस की चाल है आपका y किलोमीटर पर आवर। बस की चाल हमने क्या माना है, y किलोमीटर पर आवर। तो 240 किलोमीटर की दूरी y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर बस चलती है तो इसके द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो आप कहोगे दूरी बटे चाल यानी 240/y, यानी 240/y समय लिया, इतना घंटा लगेगा बस के द्वारा। और टोटल मिला के यानी रेलगाड़ी और बस के द्वारा मिला के इसको कितना समय लगा है आपका 4 घंटा लगा है। ठीक है, यानी आपका जो पहला समीकरण निकल के आ गया, क्या निकल के आया 60/x प्लस 240/y बराबर 4। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान से देखिए आगे कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब इसमें 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब इसी 300 किलोमीटर की दूरी को वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है और शेष दूरी, तो शेष दूरी के लिए आप क्या करिएगा, इसमें 100
किलोमीटर माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, 200 किलोमीटर। यानी 200 किलोमीटर बस से तय करती है, ठीक है। और चाल दोनों का आपको मालूम है, रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल है आपका y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको समय कितना लग जाता है, टाइम लग जाता है पहले से 10 मिनट ज़्यादा, यानी पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब इसमें 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो सबको आवर्स में चेंज कर लीजिए मिनट को, तो लिखेंगे 4 + 10 बटे, देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ 60 से भाग दीजिएगा, यानी कितना निकल के आएगा, 4.1/6 आवर्स, ठीक है। अब इसको टोटल टाइम लग जाते हैं 4.1/6 घंटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम अगर समीकरण बनाए तो लिखेंगे दूरी है 100 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर पर आवर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो लिखेंगे 100/x। ये रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय है और बस के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो देखिए इसका दूरी कितना है आपका 200 किलोमीटर और चाल है y, तो 200/y लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। और ये दोनों समय है, रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय 100/x और बस के द्वारा लिया गया समय है 200/y, और दोनों मिला के समय लिया है कितना, 4.1/6 आवर्स, ठीक है। तो लिखेंगे 100/x प्लस 200/y बराबर, इसका पूर्णांक हटाएंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24, 1 25/6, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये आप इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप इसको रैखिक समीकरण के युग में लाइए, ठीक है, दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में लाइए। तो आप समीकरण 1 से आप समीकरण 1 देखिए क्या है आपका, समीकरण 1 है 60/x प्लस 240/y बराबर 4, लिखेंगे 60/x प्लस 240/y बराबर 4। इसमें मान लीजिए, माना कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर n, ठीक है। तो इस 60/x को हम लिख सकते हैं 60 गुणे 1/x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 240/y को लिखेंगे 240 गुणे 1/y बराबर आपको 4 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, 60 गुणे 1/x के स्थान पे क्या रखेंगे m, चूँकि इसको रैखिक समीकरण के रूप में ला रहे हैं तो लिखेंगे 1/x के स्थान पे m, अब प्लस 240 1/y के स्थान पे क्या रखेंगे n बराबर 4। क्या मान निकल के आ जाएगा आपका, 60m प्लस 240n बराबर 4। इसको आप समीकरण 3 मान ले। इसी प्रकार से समीकरण 2 को आप रैखिक समीकरण के रूप में लाइए तो लिखेंगे समीकरण 2 से क्या होगा, 100/x है तो इसको लिखेंगे 100 गुणे 1/x। इसी प्रकार से 200/y है तो इसको लिखेंगे 200 गुणे 1/y बराबर 25/6, ठीक है। 1/x के स्थान पे m और 1/y के स्थान पे n रखिए तो क्या होगा, 100m प्लस 200n बराबर 25/6, ठीक है। अब देखिए इधर 6 भाग में इधर गुना होगा, यानी 600m प्लस 6 दूनी 1200n बराबर 25। ये आपका समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करके m और n का मान निकालिए। तो समीकरण 3 क्या है आपका, 60m प्लस 240n बराबर 4। समीकरण 3 है 60m प्लस 240n बराबर 4, ये समीकरण 3 है आपका। और समीकरण 4 क्या है आपका, 600m प्लस 1200n बराबर 25, 600m प्लस 1200n बराबर 25, ठीक है। ये समीकरण 4 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में विलोपन विधि से इस दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो m का कोफिशिएंट बराबर करते हैं, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 600 है, तो 60 में 10 से गुना करेंगे तब 600 हो जाएगा, और 600 में 1 से गुना कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण 3 में 10 से एवं समीकरण 4 में 1 से गुना करके जोड़ने पर, 1 से गुना करके घटाने पर, 1 से गुना करके घटाने पर, ठीक है। देखिए इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि दोनों में साइन प्लस है, ठीक है। तो एक का साइन माइनस हो जाएगा घटाने पे, फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिखेंगे 10 से जब गुना करेंगे समीकरण 3 में तो क्या होगा आपका, 600m प्लस 240n में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2400n बराबर 10 चौक 40, ठीक है। 1 से गुना करेंगे समीकरण 4 में तो मान वही रहेंगे, यानी 600m प्लस 1200n बराबर 25, ठीक है। और घटा रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, यानी प्लस 600 माइनस 600 कैंसिल। 2400n में 1200n माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 1200n
बराबर 40 में से 25 माइनस करने पे मान आएगा 15। तो इस प्रकार से n बराबर क्या निकल के आएगा आपका 15/1200। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करिए, यानी लिखेंगे 15 इकाई 15, 15 अठी 120, यानी n बराबर निकल के आ गया आपका 1/80। n का मान क्या निकल के आ गया 1/80। अब इस n के मान को समीकरण 3 या 4 में रख के आप m का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 3 में हम n का मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका 60m प्लस 240n बराबर 4। ठीक है, तो इसमें n के स्थान पे 1/80 रखिए, तो लिखेंगे 60m प्लस 240, n के स्थान पे 1/80 बराबर 4। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, तो 0 से 0 ही कटेगा, 8 तिहाई 24, यानी क्या आ गया 60m बराबर 4, इधर प्लस 3 है, इस साइड आएगा तो -3 होगा, यानी 60m बराबर 1। तो m का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका 1/60। ठीक है, n का मान निकल गया 1/80 और m का मान निकल के आ गया 1/60। अब आप ध्यान से समझिए कि आपने m और n किसको माना है, आपने m और n किसको माना है। देखिए आपने m किसको माना है, 1/x को m माना है और 1/y को n माना है। लिखेंगे 1/x को आपने m माना है और 1/y को आपने n माना है। ठीक है, तो 1/x इसमें m का मान पुट करिए, लिखेंगे 1/x बराबर m के स्थान पे मान कितना निकल के आया है आपका 1/60, m के स्थान पे रखेंगे 1/60, तो गुना करने पे मान कितना आएगा x बराबर 60 निकल के आएगा। और आपने x किसको माना है, देखिए आपने x माना है रेलगाड़ी की चाल को, रेलगाड़ी की चाल आपने x किलोमीटर पर आवर माना है, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आया है आपका 60, यानी यहाँ से रेलगाड़ी की चाल आप लिख सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या निकल के आ गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अब फिर है 1/y बराबर n, तो लिखेंगे 1/y बराबर n, आपने n का मान कितना निकाला है, तो आप कहोगे 1/80, n के स्थान पे रखेंगे 1/80, क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा y बराबर 80। ठीक है, y बराबर 80, और आपने y किसको माना है, देखिए आपने y माना है किसे, बस की चाल को आपने y माना है। तो इस प्रकार से यहाँ से बस की चाल क्या निकल के आ गई, बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर और बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इस प्रकार से आज के हम इस लेक्चर में प्रश्नावली 3.6 का जो प्रश्न संख्या 2 में जो 3 प्रश्न थे, इन तीनों प्रश्नों को हमने बारी बारी से कवर किया। ये मेरा इस एक्सरसाइज का 3rd पार्ट था। अगर आप एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके तीनों पार्ट्स को आप जरूर देखें। इस तीनों पार्ट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो यहाँ से भी इसके बाकी के पार्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।